अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने पहले लेसन का आखिरी जो लेक्चर है वो स्टार्ट करेंगे। आप अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें ओपन कीजिए और अपना पेज नंबर जो है वो आप 2 ये निकालिए। सेकंड पेज से हम स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में जो है वो स्टॉप किया था, वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, although we cannot speak with any certainty, अगरचे हम सर्टेनिटी के साथ, यकीन के साथ नहीं कह सकते, it seems most likely that the human race came into existence in some such way as this, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा इम्कान लगता है कि हो सकता है इंसानों का वजूद जो है वो शायद इसी तरह ही हुआ हो। Standing on our little grain of sand, we try to discover the nature and the purpose of the universe which surround our home in space and time. अपने इस little grain of sand मतलब अपनी इस जमीन पर खड़े होते हुए हम इस पूरी कायनात के बारे में सोचते हैं जिसने हमें, हमारे वक्त को, हमारी जगह को, टाइम एंड स्पेस, हमारे वक्त और हमारी जगह को घेर रखा है। हम उसके बारे में, उसको डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं। और फर्स्ट फीलिंग इज समथिंग लाइक फियर, और सबसे पहला एहसास जो है वो शायद फियर की तरह है, खौफ की तरह है। We find the universe frightening because of its immense distances which we do not understand. हमें ये कायनात जो है वो बड़ी खौफज़दा करती है जब हम इसके इमेंस डिस्टेंसेस को देखते हैं कि दूर दूर तक बड़े बड़े इसके जो फासले हैं, जब हम उसको देखते हैं, फ्राइटिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रेचेस ऑफ टाइम that we cannot imagine them. और जब हम उस वक्त को देखते हैं, पता नहीं कब से ये बनी हुई है ये कायनात, इस टाइम की क्या स्पेस है, कितनी पहले से बनी हुई है, तो इसलिए ये भी हमें, जब हम इसको इमेजिन करते हैं तो फिर भी हमें खौफ महसूस होता है। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन। और जब ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं और यूनिवर्स की हिस्ट्री को देखते हैं तो ये ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो यूनिवर्स की हिस्ट्री के मुकाबले में बहुत छोटी है, यानी कि इंसान के पैदा होने से बहुत पहले से ही इस कायनात को बना दिया गया था। मेकिंग द होल ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री सो वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन, फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ आवर एक्सट्रीम लोनलीनेस। और फ्राइटनिंग, खौफ पैदा करने वाली क्यों है? क्योंकि हम पूरी कायनात में, ये जमीन ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जिंदगी का वजूद है। एंड बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आवर होम इन स्पेस। और दूसरी वजह क्या है कि इस पूरी कायनात से अगर हम जमीन को कंपेयर करें तो हमारी जमीन जो है वो अपनी स्पेस, अपनी जगह के लिहाज से बहुत छोटी है, एक जर्रे से भी कम है। A millionth part of a grain of sand out of all the sand in the world. इस पूरी दुनिया में सारे साहिले समंदर पर पाई जाने वाली जितनी भी रेत है, उसके जितने जर्रे, उस एक जर्रे का करोड़वां एक हिस्सा जो है वो हमारी जमीन है। But above all these, we find the universe frightening because we cannot find any sign that life like our own exists anywhere in it except on the earth. अब दूसरी वजह कि ये कायनात हमें फ्राइटनिंग क्यों महसूस होती है, क्यों इसे देखकर हमें खौफ महसूस होता है, कि सिर्फ हमारी ज़मीन ही है कि जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद है, अदरवाइज और कोई प्लैनेट ऐसा नहीं है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर ज़िंदगी का वजूद हो। Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. और बिलाशुबा ज़्यादातर हिस्सा जो है
इसका एम्प्टी स्पेस जो है इज सो कोल्ड, वो इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वहाँ पर अगर जिंदगी होती भी तो वो फ्रीज हो जाती, जम जाती, ख़त्म हो जाती। मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस इज सो हॉट एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल। और इस कायनात में बहुत ज़्यादा हिस्सा ऐसा है जो कि इंतहाई गर्म है, जो कि इंतहाई गर्म है कि वहाँ पर ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system। और लगता है कि वो ताकत जिसने ये प्लैनेटरी सिस्टम बनाया, जिसने इस कायनात को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने ज़मीन को बनाया, शायद उसके इस सारे अमल में इंसान का कोई वजूद नहीं था। यानी कि इस यूँ कह लीजिए कि ये जो एक स्ट्रेटजी थी बनाने की, इंसान उसमें शामिल नहीं था, इंसान को बाद में शामिल किया गया। Life does not seem to have any part in the plan of the universe which produced our planetary system। Calculation shows that there can be only very few such systems in space। कैलकुलेशन बताती कि इस तरह के सिस्टम, जिस तरह ये हमारे सूरज का प्लैनेटरी सिस्टम था, इस तरह के सिस्टम बहुत कम हैं। Yet so far as we can see, जहाँ तक हम ये देख सकते हैं, life of the kind we know on earth can exist only on planets like the earth। कि जिस तरह की जिंदगी को हम जानते हैं, ऐसी जिंदगी सिर्फ ऐसे ही प्लेनेट पर हो सकती थी जैसा कि हमारा प्लेनेट है ज़मीन। इट नीड्स सुटेबल फिजिकल कंडीशन फॉर इट्स अपीयरेंस। जिंदगी के वजूद के लिए मुनासिब फिजिकल कंडीशंस का होना जरूरी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। और सबसे अहम बात यह है कि दर्जा हरारत ऐसा होना चाहिए कि जहां पर लिक्विड जो है वो लिक्विड ही रहे, ना वो फ्रीज हो और ना वो खौलने लगे। द स्टार्स themselves आर फार टू हॉट फॉर दिस। और स्टार्स जो हैं वो बहुत गर्म है। वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर। हम इन स्टार्स को कलेक्शन ऑफ फायर कह सकते हैं। Scattered through space, providing warmth in surroundings where the temperature is at most some 4 degree above absolute zero। और ये जो दूसरे सैयारे हैं, ये कायनात में ऐसी जगहों पर जो है अपनी रोशनी डाल रहे हैं, अब वो उन्हें हरारत दे रहे हैं जहाँ पर दर्जा हरारत -4 है, यानी कि 0 से 4 दर्जे कम है, और भी वहाँ पर जो है वो ये दर्जा वो हीट दे रहे हैं ताकि वहाँ पर दर्जा बेहतर रहे। दैट इज अबाउट 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट ऑन द फॉरेन हीट स्केल। कि अगर फॉरेन हीट स्केल पर देखा जाए तो 484 फॉरेन हीट जो है वो माइनस तक यानी कि यूं जाता है, और ये सितारे अपनी हीट से उसे मुतदिल करने की कोशिश करते हैं। In the immense stretches of space beyond the Milky Way, it is colder still। और ये जो कहकशां सितारों का झुरमुट जो हमें नजर आता है, इससे अगर हम दूर देखें तो वहां पर अभी इतनी ज्यादा जो है वो जो स्पेस है वो बहुत ही कोल्डर है, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी है। Away from the fires there is this unimaginable cold of thousands of degrees of frost। और away from the fires, और इनसे आगे अगर हम देखें तो there is this unimaginable cold of hundreds of degrees of frost। कि अगर कोहर को देखें, धुंध को देखें, तो जिस तरह वहां पर होती है, तो कहता है उससे जो है thousands of degree, हजारों दर्जे जो है वो कम जो है वो और ज़्यादा सर्दी, हज़ारों दर्जे ज़्यादा सर्दी है वहाँ पर।
Close up to them there is a temperature of thousands of degrees at which all solids melt, all liquids boil. और उन्हीं उसी के करीब अगर देखें तो इतनी ज्यादा गर्मी है कि सारा सॉलिड जो है वो मेल्ट है और लिक्विड जो है वो उबलने लगे. Life can exist only in a narrow belt surrounding each of these fires as at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold. और जिंदगी का वजूद ये जो दो कंडीशन है, एक तो बहुत ज़्यादा ठंडी, एक बहुत ज़्यादा गर्म, इसके दरमियान वाला जहाँ पर दर्जा मुतदिल है, मॉडरेट टेम्परेचर है, सिर्फ वहीं पर उसका वजूद मुमकिन है जो कि ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो. आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन. और इसके बाहर अगर देखें तो जिंदगी जो है जम जाएगी. इनसाइड इट वुड बी बर्न्ड. एक तरफ से अगर जिंदगी हो जाए तो वो बर्न बिल्कुल जल जाएगी और दूसरी तरफ अगर हो जाए तो वो बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी, जम जाएगी. A rough calculation shows that all such temperature belts, एक रफ सी कैलकुलेशन हमें ये दिखाती है कि सारा इस तरह का जो टेम्परेचर बेल्ट्स हैं, यानी कि ऐसी जगह जहां पर दर्जा हरारत मुतदिल है, ऐसी सारी जगह विद विच लाइफ इज पॉसिबल, जहां पर जिंदगी का वजूद मुमकिन हो सकता है. ऑल एडेड टुगेदर, अगर उन सब जगहों को इकट्ठा कर दिया जाए, मेक अप लेस देन 1,000 मिलियन पार्ट ऑफ द होल ऑफ स्पेस, तो फिर भी पूरी कायनात का वो करोड़वां हिस्सा भी नहीं बनती. एंड इवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर. और वहां पर भी अगर देखा जाए जिंदगी बहुत शाज़ है, बहुत कम है. फॉर इट इज एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज डन. क्योंकि दूसरे सन्स, जितने दूसरे सूरज हैं, वहां पर प्लैनेटरी सिस्टम नहीं है जिस तरह हमारे सूरज के इर्द गिर्द एक प्लैनेटरी सिस्टम है, लिहाजा वहां पर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं हो सकता. प्रोबेबली आर only one star in one lakh has a planet going round it at the right distance for life to be possible on it. 1,00,000 सितारों में से सिर्फ एक सितारा ऐसा मुमकिन है कि जिसके इर्द गिर्द कोई एक सैयारा मूव कर रहा हो और वो इतने फासले पर हो जहां पर जिंदगी का वजूद मुमकिन हो सकता हो. जी, ये था हमारा आज का सबक. अब आपने इसमें जो कुछ तैयार करना है वो देख लीजिए. पहले की तरह बिल्कुल आप करेंगे कि सबसे पहले आप इसके सिनोनिम्स तैयार करेंगे. दूसरी चीज, आप सिनोनिम्स तैयार करने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे. चार हम कर चुके हैं, आप 5 से 8 करेंगे, 5 to 8. और इसके साथ साथ आपने इडियम्स करने, वही 6 to 10. पिछले लेक्चर में हम 5 कर चुके हैं, लिहाजा 5 मैंने कहा कि डेली बेसिस पर आप करेंगे. फिर क्या है, फ्रेजल वर्ब्स. और नंबर 3 पर क्या है, प्रेपोजिशंस. सिक्स टू टेन. ये बेटे आज का काम होगा जो कि आपने तैयार करना है. सिनोनिम्स तैयार करने हैं, क्वेश्चन आंसर्स तैयार करने हैं, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रेपोजिशन. जी, एक बात जो कि आपके ज़हनों में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये चीज़ें हम कहाँ से तैयार करें. आप कोई भी अपनी मर्जी से आप कोई भी की बुक ले सकते हैं, लेकिन जो हम यूज़ करेंगे कॉलेज में वो होगी आइडियल.
आइडियल हमने लगानी है, ठीक है। आप बेहतर होगा कि आइडियल ले लीजिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊँ तो फिर सबके पास एक बुक हो, वो आसानी से हो सकता है। और अगर मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हो तो फिर मटेरियल चेंज हो जाता है, फिर बच्चों को पढ़ने में मुश्किल होती है।